नमस्कार। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन जानकारी से भरपूर है, तो शुरू करते हैं। 1772 में ब्रिटिश सरकार ने वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। अपनी नियुक्ति के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स ने कंपनी की आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने और उसके व्यापार को बढ़ाने के लिए कई प्रयत्न किए। उसने बंगाल में एक सुदृढ़ प्रशासन की भी व्यवस्था की। वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा प्रस्तुत प्रमुख सुधारों को निम्नलिखित शीर्षकों के अधीन भली भांति समझा जा सकता है। पहला, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स यानी कि प्रशासनिक सुधार। 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने क्लाइव के द्वारा प्रस्तुत द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करने का आदेश दे दिया। कलकत्ता परिषद और उसके प्रधान को यह निर्देश दिया गया कि वे स्वयं दीवान बने तथा बंगाल, बिहार और उड़ीसा का प्रबंधन भी संभाले। इस तरह परिषद और उसके प्रबंधन की या प्रधान को मिलाकर एक राजस्व बोर्ड का गठन किया गया। बोर्ड ने अपने कर संग्राहक नियुक्त किए और इन संग्राहकों का कार्य कर व्यवस्था करना था। कोष को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लाया गया। प्रशासन का सारा कार्यभार कंपनी के कार्यकर्ताओं पर डाल दिया गया। इससे प्रशासन के संबंध में नवाब के अधिकार और कम हो गए। नवाब के निजी गृह प्रबंध का पुनर्गठन किया गया और मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को नवाब मुबारिकुद्दौला के संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। नवाब का भत्ता 16 लाख रुपए कर दिया गया, जबकि पहले ये 32 लाख रुपए था। मुगल सम्राट से इलाहाबाद तथा कड़ा ये जिले वापस ले लिए गए। इन जिलों को 50 लाख रुपए में अवध के नवाब को बेच दिया गया। फिर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और प्रशासनिक सुधार। इस एक्ट के द्वारा भारत में शासन का भार गवर्नर जनरल और उसकी 4 सदस्यीय परिषद पर डाला गया। परिषद का अध्यक्ष गवर्नर जनरल होता था। परिषद में निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते थे। मत बराबर होने की स्थिति में गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार होता था। इस एक्ट में परिषद के 5 यानी गवर्नर जनरल समेत 5 सदस्यों के नाम दिए गए थे। इनमें से वॉरेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल और बारवेल को तो भारत में ही थे। शेष 3 सदस्य क्रमशः क्लेवरिंग, फ्रांसिस और मॉनसन अक्टूबर 1774 में इंग्लैंड से भारत पहुंचे। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के मध्य अक्सर झगड़े होते रहते थे। भूमि कर सुधार। वॉरेन हेस्टिंग्स का ये मत था कि शासक की संपूर्ण भूमि का मालिक होता है। वह जमींदारों को केवल कर संग्राहक के रूप में ही मानता था। उसके मत में जमींदारों का कार्य केवल कृषकों से कर इकट्ठा करना और उसके बदले में अपनी आढ़त प्राप्त करना था। वॉरेन हेस्टिंग्स एक संतोषजनक राजस्व व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रसिद्ध परीक्षण तथा अशुद्धि यानी ट्रायल एंड एरर का नियम अपनाता था। वह जमींदारों को भूमि का स्वामी नहीं मानता था। अतः 1772 में उसने एक संग्रहण के अधिकार को ऊंची बोली देने वाले को 5 वर्ष तक के लिए नीलाम कर दिया। उसने इस संबंध में जमींदारों के श्रेष्ठता संबंधी किसी दावे पर विचार ही नहीं किया। 1773 में उसने कर संग्रह की व्यवस्था में कई सुधार किए। इन सुधारों के तहत उसने जिलों में भ्रष्ट तथा निजी व्यापारों में लगे कलेक्टरों के स्थान पर भारतीय दीवानों को नियुक्त किया। इसके कार्य का निरीक्षण करने के लिए उसने 6 प्रांतीय परिषदें भी नियुक्त की। ये परिषदें कलकत्ता स्थित राजस्व बोर्ड के ही अधीन होती थी। फिर 1776 में कई दोषों से ग्रस्त होने के कारण पंचवर्षीय कर संग्रह के ठेके की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। दोबारा 1 वर्षीय प्रणाली को लागू किया गया और इसके अलावा अब जमींदारों को कर संग्रहण के संबंध में अधिक श्रेष्ठ माना गया। 1781 में पुनः इस व्यवस्था में सुधार किया गया। अब प्रांतीय परिषदें समाप्त कर दी गई। जिलों में दोबारा कलेक्टरों की नियुक्ति की गई, लेकिन इस बार उन्हें कर निश्चित करने का अधिकार नहीं दिया गया। कानून को भी पुनः नियुक्त किए गए। सर्वोपरि निरीक्षण की शक्ति अब भी कलकत्ता स्थित राजस्व बोर्ड के ही हाथ में थी। न्यायिक सुधार के अंतर्गत इसके संबंध में वॉरेन हेस्टिंग्स ने बहुत सफलता अर्जित की। उसने पूर्व बंगाल में जमींदार की दीवानी और फौजदारी मुकदमों का निपटारा करते थे। मध्यस्थता का बहुत प्रचलन था।
न्याय के क्षेत्र में धन का प्रभाव अधिक था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस व्यवस्था में सुधार हेतु मुगलों की न्याय प्रणाली को अपनाने का प्रयास किया। 1772 में उसने प्रत्येक जिले में एक दीवानी तथा एक फौजदारी न्यायालय की व्यवस्था करवाई। दीवानी न्यायालय कलेक्टरों के अधीन होता था और हिंदुओं पर हिंदू विधि तथा मुसलमानों पर मुस्लिम विधि लागू की गई। इस न्यायालय में 500 रुपए तक के मामले सुने जा सकते थे। इससे ऊपर सदर दीवानी अदालत में अपील की जा सकती थी। सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता परिषद का प्रधान और 2 अन्य सदस्य होते थे। इनकी सहायता के लिए भारतीय अधिकारी भी होते थे। जिला फौजदारी यानी निजामत न्यायालय एक भारतीय अधिकारी के अधीन होता था। इसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था। इस न्यायालय में मुस्लिम कानून लागू होता था। मृत्युदंड तथा संपत्ति की जब्ती का दंड सदर निजामत न्यायालय द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक था। जिला निजामत न्यायालय में सदर निजामत न्यायालय की अपील हो सकती थी और सदर निजामत न्यायालय का अध्यक्ष उप निजाम होता था। उसकी सहायता के लिए एक मुख्य काजी और एक मुख्य मुफ्ती और 3 मौलवियों की व्यवस्था होती थी। कलकत्ता परिषद और उसके प्रधान को सदर निजामत न्यायालय के कार्यों का निरीक्षण करने का अधिकार था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत न्यायिक सुधार। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई थी। इसके अधिकार क्षेत्र में कलकत्ता में रहने वाले सभी भारतीय और अंग्रेज थे। कलकत्ता से बाहर के भारतीयों के झगड़ों को यह न्यायालय तभी सुन सकता था जब दोनों पक्ष इस संबंध में अपनी स्वीकृति दें। इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था, जबकि सदर निजामत और सदर दीवानी न्यायालय में हिंदू और मुस्लिम कानून लागू होते थे। आगे चलकर इन न्यायालयों विशेषतः सर्वोच्च न्यायालय और सदर न्यायालय का कार्यक्षेत्र आपस में टकराने लगा। 1780 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस टकराव को कम करने के लिए रम्पे, जो सुप्रीम कोर्ट का तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश था, उसको सदर दीवानी न्यायालय का 5000 रुपए मासिक पर अधीक्षक नियुक्त कर दिया। लेकिन डायरेक्टरों ने इस समाधान को स्वीकार नहीं किया और इस प्रकार न्याय प्रणाली में ये उक्त द्वैधता चलती रही। फिर वाणिज्यिक संबंधी सुधार। वॉरेन हेस्टिंग्स ने आंतरिक व्यापार के क्षेत्र में उपस्थित व्यवधानों को दूर करने का प्रयास किया। इन प्रयासों के तहत जमींदारों के क्षेत्रों में स्थित शुल्क गृह बंद कर दिए गए। अब केवल कलकत्ता, हुगली, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना इन्हीं स्थानों पर शुल्क गृह रह गए थे। शुल्क अब 2.5% रह गया था। इसकी अदायगी सबके लिए अनिवार्य कर दी गई और कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार भी अंकुश खड़ा कर दिया गया। कंपनी के गुमाश्तों द्वारा जुलाहों का शोषण भी बंद करवा दिया गया। तिब्बत और भूटान से व्यापार बढ़ाने का भी प्रयास किया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स तथा शाह आलम द्वितीय। वॉरेन हेस्टिंग्स ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की स्थिति को और कमजोर कर दिया। उसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी के बदले 26 लाख रुपए वार्षिक की सम्राट को दिए जाने वाली राशि बंद कर दी। इस कृत्य के पीछे तर्क यह दिया गया कि यह दीवानी उन्हें सम्राट की कृपा से नहीं बल्कि अपनी शक्ति से प्राप्त हुई है। हेस्टिंग्स ने नवाब से इलाहाबाद और कड़ी के जिले भी वापस ले लिए। वॉरेन हेस्टिंग्स और अवध। हेस्टिंग्स ने अवध के संबंध में क्लाइव द्वारा अपनाई गई मध्यवर्ती राज्य की नीति यानी कि बफर स्टेट पॉलिसी को अपनाया। मराठों के भय के कारण उसने अवध के साथ अपने संबंधों को अच्छा बनाने का सोचा और 1773 में उसने अवध के नवाब से बनारस की संधि की। इलाहाबाद तथा कारा के जिले नवाब को 50 लाख रुपए में दे दिए गए। साथ ही यह भी निश्चय किया गया कि आवश्यकता पड़ने पर कंपनी धन के बदले नवाब को सैनिक सहायता भी प्रदान करेगी। फिर रुहेलों का युद्ध। रुहेला सरदार हाफिज रहमत खान ने मराठा आक्रमण के डर के कारण अवध के नवाब से 17 जून 1772 को एक संधि की। इस संधि के द्वारा उसने मराठों के विरुद्ध नवाब से सहायता मांगी और सहायता के बदले 40 लाख रुपए देने की पेशकश की। जब कंपनी और नवाब की संयुक्त सेना के प्रयास से रुहेला सरदार पर से मराठों का संकट टल गया तो रुहेला सरदार 40 लाख रुपए देने के अपने वचन से मुकर गया।
और फरवरी 1774 में नवाब ने कंपनी की सेना की सहायता से मीरपुर कटरा के युद्ध में रुहेलों की सेना को हराकर उसके सरदार हाफिज रहमत खां की हत्या कर दी। इस प्रकार रुहेलखंड अवध में सम्मिलित हो गया। पहला आंग्ल मराठा युद्ध। 1772 में पेशवा माधव राव की मृत्यु तथा पेशवा नारायण राव की हत्या के बाद महाराष्ट्र में उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हो गया। पेशवा नारायण राव के चाचा रघुनाथ राव ने नारायण राव के मरने के बाद उनके जन्मे पुत्र माधव राव नारायण के अधिकार को चुनौती दी, लेकिन राज्य के एक प्रभावशाली नेता नाना फडणवीस के समक्ष अपने ही असमर्थ पाकर उसने ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायता की याचना की। बंबई सरकार ने इस याचना को स्वीकार किया और रघुनाथ राव के साथ सूरत की संधि 1775 में की। सूरत की संधि के अनुसार कंपनी ने रघुनाथ राव को पेशवा बनाने का वचन दिया। इसके बदले रघुनाथ राव ने कंपनी को सालसेट बसीन नगर देने का वादा किया। इस प्रकार कंपनी की सहायता प्राप्त करके रघुनाथ राव ने मई 1775 में अरशस नामक स्थान पर एक अनिर्णायक युद्ध लड़ा। सूरत की संधि गवर्नर जनरल की जानकारी के बिना की गई थी, अतः जब गवर्नर जनरल को पता चला तो उसने और उसकी परिषद ने इस संधि को स्वीकार करने से मना कर दिया। 1776 में पुरंदर की संधि के नाम से एक और संधि की गई। इस संधि के अनुसार अंग्रेजों द्वारा हथियाए गए सारे प्रदेश, जिनमें बसीन भी था, पेशवाओं को लौटा देने थे, लेकिन इंग्लैंड स्थित डायरेक्टरों ने सूरत की संधि को स्वीकार किया और पुरंदर की संधि को मना कर दिया। बड़गांव के स्थान पर वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा बंबई से भेजी गई सेना को पेशवाओं की सेना ने हरा दिया। जनवरी 1779 में बड़गांव की संधि हुई। यह संधि अंग्रेजों के लिए बहुत अपमानजनक थी, क्योंकि उसके अनुसार अंग्रेजों ने 1773 के बाद जीते गए सभी मराठा प्रदेशों को लौटाने का वचन दिया, लेकिन जल्दी ही अंग्रेजों ने अगस्त 1780 में ग्वालियर के दुर्ग पर कब्जा किया और अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को दोबारा प्राप्त किया। मई 1782 में अंग्रेजों और मराठों के मध्य सालाबाई के स्थान पर एक संधि हुई। इस संधि के बाद केवल सालसेट और एलिफेंटा के द्वीप अंग्रेजों के पास रह गए। जब अंग्रेजों ने रघुनाथ राव का साथ छोड़कर माधव राव नारायण को पेशवा स्वीकार कर लिया, कुल मिलाकर इन घटनाओं के बाद कंपनी को मराठों की शक्ति का एहसास भी हो गया। इस कारण अगले 20 वर्षों तक दोनों के मध्य शांति रही। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। हेस्टिंग्स को यह संदेह था कि मालाबार तट पर स्थित माही के द्वारा हैदर अली को फ्रांसीसी सहायता मिलती है, अतः उसने माही पर कब्जा कर लिया। हैदर अली ने इसका प्रत्युत्तर देने के लिए मराठों और निजाम के साथ एक समझौता करके फ्रांसीसी सहायता का वचन लेकर जुलाई 1780 में कर्नाटक पर आक्रमण करके अर्काट पर कब्जा कर लिया। हैदर अली ने सर हेक्टर मुनरो की सेना को भी परास्त कर दिया, परंतु वॉरेन हेस्टिंग्स ने स्थिति को संभालते हुए सर आयर कूट के नेतृत्व में कलकत्ता से एक सेना भेजी। इस सेना ने हैदर अली को पोर्टोनोवो, पोलीलूर तथा सोलिंगपुर के स्थानों पर जून 1781 से सितंबर 1781 तक की अवधि के भीतर हरा दिया। जल्दी हैदर अली की सहायता के लिए फ्रांसीसी एडमिरल सफरिन अपनी सेना के साथ आ गया, लेकिन ह्यूज के अधीन अंग्रेजी सेना ने उसकी एक भी नहीं चलने दी। दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा। फाइनली मार्च 1784 में हुई मंगलौर की संधि के बाद युद्ध समाप्त हुआ और विजित प्रदेश वापस लौटा दिए गए। वॉरेन हेस्टिंग्स और राजा चेत सिंह। बनारस का राजा बलवंत सिंह अवध के नवाब का आश्रित था। बलवंत सिंह के बाद उसका बेटा चेत सिंह गद्दी पर बैठा। 1775 में अवध के नवाब ने बनारस को कंपनी को सौंप दिया, अतः चेत सिंह अब कंपनी के प्रभुत्व में आ गया था। चेत सिंह प्रतिवर्ष कंपनी को लगान देता था। स्थिति ऐसी थी कि इस लगान में वृद्धि नहीं की जा सकती थी। 1778 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने चेत सिंह से 5 लाख रुपए की मांग की। यह राशि प्रदान कर दी गई।
लेकिन हेस्टिंग्स द्वारा धन की मांग निरंतर जारी रखी गई। जब चेत सिंह धन की आपूर्ति करवाने में असमर्थ हो गया तो हेस्टिंग्स ने इसे कंपनी की अवमानना की संज्ञा दी और चेत सिंह पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। इस जुर्माने को वसूलने के लिए उसने खुद बनारस की ओर प्रस्थान किया। चेत सिंह बनारस छोड़कर भाग गया और हेस्टिंग्स ने बनारस पर कब्जा कर लिया। चेत सिंह के भतीजे महीप नारायण को बनारस का कठपुतली शासक बना दिया गया और चेत सिंह के संबंध में वॉरेन हेस्टिंग्स की उक्त कार्रवाई की व्यापक आलोचना भी की गई। वॉरेन हेस्टिंग्स और अवध की बेगमें। अवध के नवाब आसफउद्दौला पर कंपनी का 15 लाख रुपया बकाया था। इस राशि को लौटाने में नवाब असमर्थ था। जब हेस्टिंग्स ने नवाब पर इस राशि का भुगतान देने के लिए दबाव डाला तो उसने कंपनी से यह आज्ञा मांगी कि उसे अपनी विमाताओं यानी अपने पिता की विधवाओं, ये अवध की बेगमें कही जाती थीं, इनके कोष पर अधिकार करने की अनुमति दी जाए। वॉरेन हेस्टिंग्स ने तुरंत अपनी अनुमति दे दी। हेस्टिंग्स ने नवाब की सहायता के लिए अंग्रेज रेजिडेंट मिस्टर मिडलटन को यह आदेश दिया वह अवध की बेगमों को अपनी सेना के माध्यम से इस प्रकार विवश कर दे कि वे नवाब की इच्छा के अनुसार ही कार्य करें। इस प्रकार बेगमों को लगभग 105 लाख रुपया देने के लिए बाध्य किया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स के इस कृत्य की भी बहुत आलोचना हुई। हेस्टिंग्स के मूल्यांकन की दृष्टि से बात करें तो उसके संबंध में यह कहा जा सकता है कि उसने बलपूर्वक भारत को लूटा और शासन किया। उसने ब्रिटिश शासन के आक्रांता पक्ष को प्रस्तुत किया। उसकी 5 वर्षीय कर संग्रहण की व्यवस्था से कृषकों पर अपार कष्ट हुआ और उसके द्वारा प्रस्तुत न्याय की द्वैध प्रणाली में सदैव टकराव की स्थिति ही बनी रहती थी। चेत सिंह और अवध की बेगमों के साथ उसके द्वारा किए गए व्यवहार की बहुत आलोचना हुई। 1788 से 1795 तक उस पर महाभियोग का मुकदमा भी चलता रहा। संक्षेप में कहें तो उसके अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों से अंग्रेजों की अंतरात्मा को बहुत ठेस पहुंची। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। नमस्कार।